Hello students, very good evening to all. So लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. मैंने इसके 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे. पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें हमने कंप्लीट विद न्यूमेरिकल्स उसको कंप्लीट किया था, राइट. सो आज हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इजी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पावर. अब पावर के बाद इसमें 2 मेजर टॉपिक्स बचते हैं, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड कोलिजन्स, राइट. सो आज हम बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक कर रहे हैं पावर. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता भी होगा, तो हम देखते हैं कि हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किस तरीके से करेंगे. सो पावर हमारे पास सिंपली क्या होता है, देखो पावर का मतलब हमारे पास क्या है कि हमने कितना काम किया और उस काम को करते हमें कितना टाइम लगा, दैट्स इट. सो बेसिकली इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं कि मान लो कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है और यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट है. इसने 50 जूल का वर्क किया और इसने भी 50 जूल का वर्क किया. इसने उस काम को करते लेट सपोज 1 आवर लिया एंड इसने इस काम को करते 2 आवर लिया. सो मैंने पूछा कि किसके पास पावर ज्यादा है. सो व्हाट यू विल से कि 1 आवर वाले के पास, 1 के पास पावर ज्यादा है. दैट मीन्स दोनों ने काम तो सेम किया, बट उसी काम को करते एक जने ने टाइम कम लिया और उसी काम को करते दूसरे जने ने टाइम ज्यादा लिया. सो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो पावर है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के. कब? जब हमारा रेट मतलब मीन्स वर्क डन हमारे पास क्या है, सेम. सो अगर टाइम ज्यादा है तो हमारे पास पावर क्या है, कम. सो पावर सिंपली हमारे पास क्या होता है, दैट इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट at which work is done, or we can say that energy is transferred. सेम हम मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट अगर मुझे एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, दिस वर्क अपॉन टाइम, राइट. सो एवरेज पावर किसके इक्वल है, वर्क अपॉन टाइम. अब यहीं से अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करनी है, सो लेट्स टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर. सो इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें जब भी, मैंने अभी तक हर बारी में ये चीज बता रही हूँ कि जब भी हमें इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. क्यों? क्योंकि हम एक बहुत 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 स्मॉल इंटरवल के लिए पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो उस केस में जो हमारे पास पावर है वो किसके इक्वल होगा, dw by dt, right. And also we know that this dw is equals to f dot dr, right. We know that work done is equals to force dot displacement. तो अगर मैं यहाँ से dw की बात करूं तो dw हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, f dot dr. अब ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, राइट. सो पुट द वैल्यू ऑफ dw इन इक्वेशन 1. सो जब मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू f डॉट w इज dr बाय dt. इसकी वैल्यू पुट करी w dwb, तो f dot dr by dt. And now we know that this is rate of change of displacement, and rate of change of displacement is equals to what,
यस, वेलोसिटी। सो ये टर्म मेरे पास किसके इक्वल है? वेलोसिटी। सो पार मेरे पास किसके इक्वल हो गया? फोर्स डॉट वेलोसिटी, राइट। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दैट फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? फोर्स डॉट वेलोसिटी। और ये पार हमारे पास देखो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। तो जो हमारे पास पार है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। And if I talk about its dimension, so work done by time, so work done हमारे पास क्या है? ml2 t minus 2 upon, and this will be equals to ml2 t minus, so ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? पार का। नेक्स्ट है एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट? सी, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है हमारे पास जूल, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू what? That is capital W. So if the question is asked in your school exam that define 1 mole, that means if you are doing a work done of 1 joule in 1 second, that means the power associated with it is, yes, 1 mole, right? And another unit of power is horsepower. समटाइम्स हमें हॉर्स पावर में, मतलब जो क्वेश्चन है वो हॉर्स पावर में दिया रहता है, तो हमें उसको क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा पहले किस में? हमारी एसआई सिस्टम में। सो अनदर यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज, another unit of power is horsepower, that is H dot V, and 1 horsepower is equals to 746 watt. You have to remember this result, that 1 horsepower is equals to 746 watt. And keep remind one more relation, that 1 horsepower is equals to 3/4 kilowatt. Sometimes you have to use this conversion also, right? So let's take an example. Like for example, the question is asked, find the energy find the energy used by a 100-watt bulb when it is on for 2 hours. So you have to find the energy used by a 100-watt bulb. So energy is equals to power into time, right? Let's see this expression. Power is equals to work done by time, and also I write one more definition, that work is done or else energy is transferred. That means हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, और energy transferred, right? So यहाँ पे हम वही expression use कर रहे हैं, that energy is equals to power by time. And now it is 100 watt, और यहाँ पे है मेरे पास 10 hours. So अगर मैं इसको 100 को किलोवाट्स में चेंज कर लूँ तो क्या हो जाएगा? 100/1000 किलोवाट into what? 10. So it will be equals to 1 kilowatt, right? So this is equals to 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is equals to what? 3.6 into 10 to the power 6 joules. सो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन होता है वो हमारे पास किलोवाट आवर में होता है। हम यूजुअली बोलते हैं
कि 36 यूनिट्स यूज हुई हैं, 50 यूनिट्स यूज हुई हैं मंथ में, सो वो हमारे पास क्या है, किलोवाट आवर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 यूनिट. So basically kilowatt hour is a commercial unit of energy. It is not a unit of power, right? So keep remind one thing, that kilowatt hour is only a commercial unit of energy. ये हमारे पास सिर्फ commercial purposes के लिए ये use होता है. It is not a unit of power. So अब हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी और सब था किससे रिलेटेड, पावर से रिलेटेड. अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम प्रीवियस क्लासेस को यूज करेंगे, वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे, लॉज ऑफ मोशन टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम टेंशन का कॉन्सेप्ट करते थे. टॉपिक बहुत इजी है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास कैसे आते हैं, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ पावर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, an engine pumps 400 kg of water through height of 10 meter in 40 seconds. Find the power of engine if its efficiency is 80% and take G as 10 meter per second square. Now first understand the question. Question is saying that an engine pumps 400 kg of water through a height of 10 meter. That means जो water है हमें 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहा है इंजन, राइट. सो इसका मतलब अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जो वर्क स्टोर होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, दैट मीन्स आई नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इंजन. सो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू mgh. mgh क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम उसे इंजन जो पंप कर रहा है वाटर को वो इतनी हाइट पे उसे लेके जा रहा है. इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यूज हो रही है. सो दैट इज mgh. एंड नाउ हियर द मास इज व्हाट, 400, g is 10 and h is also 10. So 1 2 3 4, so it will be equals to 40 kilojoules. Okay? You have to find the power of the engine, right? So सबसे पहले हम पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये 80% एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. सो अब हमारे पास पावर यूज्ड बाय इंजन देखो कैसे आ जाएगी. So power used by engine is work done by time, that is W by delta T. So W means 40 kilojoules, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 40 into 10 to the power 3 upon time, and the time is given in the question, that is 40 seconds. So यहाँ से आ जाएगा 10 to the power 3 watt, or else I can say that 1 kilowatt, right? So यहाँ से आ गया power used by the engine. Now it is saying that if the efficiency is 80%, so अगर मेरे पास 80% efficiency है, so मैं assume कर लेती हूँ सबसे पहले कि अगर इंजन की पावर लेट सपोज P है, तो P का जो 80% है वो इसके इक्वल होगा. क्वेश्चन में दोबारा सुनो क्या बोला हुआ है, दैट यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द इंजन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%. तो हमें पहले ये देखना होगा कि पावर कितनी है. तो वो जो पावर का जो 80% है वही तो हमने ये कैलकुलेट किया. सो आई कैन से दैट
if the power of the engine is P, then this P into 80/100 is equals to 1 किलोवाट। बस अब इसको सॉल्व करना है। इस 1 किलोवाट को मैं सिंपल लिख सकती हूँ 1000, ये इधर चला गया 100/80। So power is equals to this 100/80 किलोवाट इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, राइट। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको 1 भी लिखती 1 किलोवाट तो ये हो जाएगा 100/80 किलोवाट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 किलोवाट इंटू दिस 100/80, राइट। सो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, सिंपली 100/80 किलोवाट। सो इट विल बी इक्वल्स टू सिंपली 1/2.5 किलोवाट। हम इसको वॉट्स में भी निकाल सकते हैं, किलो वॉट्स में भी निकाल सकते हैं। तो जनरली अगर हमारे पास 10 की पावर में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको हम किलोवाट में लिखते हैं, लिख वॉट में भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता होता है। लेट सपोज तुम्हें अब एफिशिएंसी कई बार 70% दे दी, 75% दे दी, तो इसी मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे, राइट। तो इसको पोज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average work done by a human heart while it beats once is 0.5 joules. Calculate the power used by heart if it beats 74 times in a minute. So see what does this mean. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दैट एवरेज वर्क डन बाय अ ह्यूमन हार्ट while it beats once is 0.4 जूल। दैट मीन्स हमें वर्क डन दे रखा है कितना, 0.4 जूल। हमें पार निकालनी है व्हेन इट बीट्स 74 टाइम्स इन मिनट। सो पहले तो हम वर्क डन देख लेते हैं। अब देखो ये वर्क डन है 0.5 और वो 1 मिनट में 74 टाइम्स बीट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास नेट वर्क डन होगा वो सिंपली आ जाएगा 0.5 इंटू 74, राइट। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 373 जूल्स, अप्रॉक्स 370 जूल्स, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यू हैव टू फाइंड द पार। सो अब मेरे पास सिंपली पार का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम। सो वर्क मेरे पास कितना आ गया, ये 370/10 भी तो था, तो ये हो जाएगा 37 जूल्स, राइट। सो ये वर्क हमारे पास कितना आ गया, 37, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट इन अ मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 0.61। तो ये अनदर टाइप थी जिसमें हमारे पास कई बार स्पेशली जो मेडिकल के नीट के एग्जाम है उसमें इस टाइप के डेटा से क्वेश्चन आ जाता है, यूजुअली हार्ट के उससे क्वेश्चन आता है। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है कि कितने टाइम में वो बीट करता है, ये डेटा उनके पास होता है। तो समटाइम्स ये डेटा क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है, दैट्स इट। एंड अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज that an elevator
that can carry a maximum load of 1500 kg, and it includes both elevator weight plus the passenger's weight, is moving up with a constant speed of 2 meter per second, and it is given that the frictional force opposing the motion is 3000 Newton. Find the minimum power delivered by the motor to elevator in watts as well as in horsepower. Question lengthy है but solution simple है. So take G as 10 meter per second square. अब यहाँ पे समझो कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है. इट इज सेइंग दैट एन एलिवेटर है जो एक मैक्सिमम लोड को जो होल्ड कर सकता है वो कर सकता है 1500 kg, और उस 1500 kg में एलिवेटर का भी वेट है और उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं उसका भी वेट है. Let's suppose it is 1500 kg and it is moving up with a constant speed of 2 meter per second. अब बॉडी तो ऊपर जा रही है और इसमें लिखा हुआ है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन को अपोज कर रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो कितना लग रहा है 3000 न्यूटन का. तो हमें मिनिमम पार निकालनी है सबसे पहले. तो देखो बच्चे, तो पार निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, दिस वर्क डन बाय टाइम, राइट. पार निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय टाइम. अब मुझे ये वर्क देखना होगा पहले कि ये किसके इक्वल आता है. उसके लिए देखो हम कैसे करेंगे. और हमने एक पार का फॉर्मूला किया था, इंस्टेंटेनियस पार फोर्स डॉट वेलोसिटी. मैं ये फॉर्मूला इसीलिए यूज करने को कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो स्पीड के टर्म्स में है. सो पार इज इक्वल्स टू दिस फोर्स डॉट स्पीड. ओके, अब बॉडी का वेट भी नीचे लगेगा mg, राइट. सो बॉडी का वेट हमारे पास क्या लिख गया नीचे. तो अब जो नीचे टोटल फोर्स लग रहा है एलिवेटर पे वो कितना लग रहा है 3000 प्लस mg, राइट. सो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड फोर्स on the elevator is F is equals to this mg plus frictional force, right. So यहाँ पे आ गया mg, मास कितना है 1500, g की वैल्यू 10 and frictional force is 3000. So it will be equals to 15,000 plus 3,000. So here the force will be equals to 18,000, right. So that means this motor must apply enough power to balance this force. So अब मुझे पार निकालनी है. डायरेक्टली मैं पार का फॉर्मूला लगा दूंगी फोर्स डॉट स्पीड. सो फोर्स मेरे पास कितना आ गया 18,000 और स्पीड मेरे पास कितनी थी 2. सो ये मेरे पास आ गया 36,000 वाट. राइट, सिंपल. मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पीड गिवन थी तो मैंने फोर्स डॉट स्पीड लगा दिया. अब मुझे फोर्स निकालना है एलिवेटर पे, तो मैंने सिंपल इसके फ्री बॉडी डायग्राम से देखा कि उस बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स नीचे और वेट भी नीचे, तो नेट फोर्स क्या दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो मैंने उसको ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गई पार. अब मेरे को इसी को हॉर्स पावर में भी निकालना है. इट इज रिटन एज इन द क्वेश्चन.
इन द हॉर्स पावर। सो हमें पता है कि अगर मुझे इसको हॉर्स पावर में निकालना है, सो 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के इक्वल होता है। सो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 36,000 को 746 वॉट से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 48.3 हॉर्स। सो इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार हमें टेंशन, कोई लिफ्ट है, टेंशन से हम फोर्स निकाल लेंगे, फिर हम स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस पावर यूज कर लेंगे, राइट। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन किसी टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। कई बार हमें इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर प्रीवियस क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे, राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली इस चैप्टर में सबसे टफ टॉपिक स्टूडेंट्स को मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल लगता है। सो हम विद डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स कंप्लीट इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।